यस सर। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन ऑपरेशन, विच इज डिवीजन ऑपरेशन। क्लियर है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे ज्वाइन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, ज्वाइन कर रहे थे तो हम दो पर्टिकुलर टेबल को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे थे। तो ज्वाइन में सबसे पहला ज्वाइन हमने पढ़ा था क्रॉस ज्वाइन, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे थे। मतलब मैं दो टेबल को मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक टेबल में से दूसरे टेबल को मैं डिवाइड करूंगा। क्लियर है? तो डिवाइड करने के ऑपरेशन को हम बोलते हैं डिवीजन ऑपरेशन। और ये डिवीजन ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा में होता है, एसक्यूएल में ऐसा कोई भी ऑपरेटर नहीं होता है। क्लियर है? अगर एसक्यूएल में कोई एक डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसकी भी हम क्वेरी यहां देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। अगर आप बोलेंगे तो हम रन करके भी देख लेंगे। क्लियर है कि कैसे परफॉर्म हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन के एग्जांपल से। हम देखते हैं कि हमें डिवीजन की जरूरत कहां पड़ी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का एग्जांपल देखा था हमने कि डिस्प्ले द नेम ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 एंड प्रोजेक्ट 120 बोथ आर रनिंग। मतलब ऐसी ब्रांचेस निकालनी है जिसमें दोनों प्रोजेक्ट हैं। तो मैंने पहले स्टूडेंट में से 121 की रोज निकाली, फिर उस रोज में से मैंने क्या किया? ब्रांच को प्रोजेक्ट किया। तो 121 की एक रो ये मिली, एक रो ये मिली, तो इसमें से ब्रांच वैल्यू मिल रही है CSE एंड IT। तो ये मेरे 121 की ब्रांचेस मिल गई मुझे। क्लियर है? फिर मैं स्टूडेंट में से 122 की रोज निकाल रहा हूं और उनकी ब्रांचेस को क्या कर रहा हूं? प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो 122 ये दो रो मिली, ब्रांचेस मुझे मिल रही हैं CSE एंड मैकेनिकल। तो ये CSE मैकेनिकल मुझे मिल रहा है 122 की ब्रांचेस। अब इनके बीच में मैं कर रहा हूं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में मुझे मिल रहा है एक ही वैल्यू कॉमन, वो थी CSE। तो ये CSE मुझे आउटपुट में यहाँ पे मिल रहा है। तो एक ही ऐसी ब्रांच है इसमें दोनों प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, वो है CSE। क्लियर है? अब ये मैंने दो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लिया है। ठीक है, 121 एंड 120 दोनों प्रोजेक्ट उसमें होने चाहिए। क्लियर है? अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ब्रांचेस इन विच ऑल द प्रोजेक्ट्स आर रनिंग। ठीक है, अब अगर मैंने स्टूडेंट टेबल देखा है और प्रोजेक्ट टेबल देखा है, और प्रोजेक्ट टेबल में मैं देख रहा हूं कि प्रोजेक्ट में मेरे पास वैल्यूज जो है 121 है, 122 है और 123 है, यही तीन वैल्यू हैं। और स्टूडेंट में मेरे पास भी वही तीन वैल्यू हैं। तो अगर मेरे को ये तीन वैल्यू पता चल जा रही है तो मैं क्या कर रहा हूं? क्वेरी बना सकता हूं। स्टूडेंट में से 121 की ब्रांचेस, 122 की ब्रांचेस, 123 की ब्रांचेस। तो ये 121 की ब्रांचेस हैं, ये 122 की ब्रांचेस हैं, ये 123 की ब्रांचेस है। इन तीनों का मैं क्या कर रहा हूं? इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। तो तीनों में एक ही वैल्यू कॉमन है, वो है CSE। तो ये CSE मेरा आउटपुट में आ रहा है। क्लियर है? लेकिन दिस इज एन इलीगल क्वेरी और इनवैलिड क्वेरी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि टेबल में कितने प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। ठीक है, ये तो मैं प्रोजेक्ट देख के बता रहा हूं कि मेरे पास तीन प्रोजेक्ट हैं, तो तीन को मैंने क्या किया? इंटरसेक्शन कर दिया। कल को मेरे पास अगर 10 प्रोजेक्ट हैं या मेरे पास अगर 25 प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं क्या 25 टाइम्स इंटरसेक्शन करते रहूंगा क्या? नहीं। क्लियर है? उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका अल्टरनेटिव भी खोजना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? सो डिवीजन ऑपरेशन हमको क्या करता है? वही अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो डिवीजन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय R डिवाइड बाय S। ठीक है, so the division operation denoted by division operation is suited to queries that includes the phrase for all। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें फ्रेजिंग यूज हो रही है फॉर ऑल या फॉर एवरी, उस केस में ही हम क्या करेंगे? डिवीजन ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब ये डिवीजन ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कैसे काम करता है। सो बोलता है फॉर्मली लेट स्मॉल r ऑफ कैपिटल R एंड स्मॉल s ऑफ कैपिटल S बी रिलेशंस। मतलब ये एक रिलेशन है। ठीक है, एंड लेट कैपिटल S इज एन सबसेट ऑफ कैपिटल R। दैट मींस मेरे पास दो रिलेशन है, एक R है तो इसमें मेरे पास सपोज A और B एट्रीब्यूट है, और एक मेरे पास क्या है? स्मॉल s एक रिलेशन है जिसमें मेरे पास क्या है? जो एट्रीब्यूट्स है वो A है। ठीक है, मतलब ये कैपिटल R की बात करूं तो कैपिटल R में मेरे को दो एट्रीब्यूट है A एंड B। कैपिटल S की बात करूं तो यहां मुझे एक ही एट्रीब्यूट है A। सो क्लियरली कैपिटल S इज एन सबसेट ऑफ कैपिटल R। ठीक है, A इज एन सबसेट ऑफ A एंड B। ठीक है, ये A जो है इसका सबसेट है, तो ही ये क्या होगा? पॉसिबल होगा। कौन सा? डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है,
That is, every attribute of schema capital S is also in schema capital R. Every attribute in schema capital S is also in schema capital R. The relation small r divided by small s is a relation on schema R minus S. That is, on the schema containing all attributes of schema capital R that are not in schema capital S. ठीक है, मतलब ये R है जिसमें दो एट्रीब्यूट हैं, S है जिसमें एक एट्रीब्यूट है. अगर मैं R डिवाइड बाई S करता हूं तो मेरे को जो रिजल्टेंट रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन में मेरे पास एट्रीब्यूट सेट क्या रहेगा, ए बी माइनस ए, मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ बी एट्रीब्यूट मुझे मिलेगा. क्लियर है? दैट मीन्स उसका जो स्कीमा हो जाएगा वो आर माइनस एस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब वो एट्रीब्यूट हट जाएगा जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं. ए बी में से मैंने ए डिवाइड किया तो बचेगा जो, वो बचेगा बी. क्लियर है? फिर बोलता है अ ट्यूपल स्मॉल टी इज इन स्मॉल आर डिवाइड बाय स्मॉल एस इफ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ द टू कंडीशंस होल्ड. अब दो कंडीशन क्या क्या होल्ड हो रही हैं. पहला, टी इज इन पाई ऑफ आर माइनस एस फ्रॉम आर, मतलब जो रिजल्टेंट जो टुपल आएंगी उसमें किस में से आएगा, वो बी में से ही आएगा. ठीक है, ए बी डिवाइड बाई ए कर रहा हूं तो आर माइनस एस मीन्स मेरे को क्या बोल रहा है, वो बच रहा है बी, तो मेरा जो टी आएगा उसमें बी वैल्यू ही रहेगी, ये बोल रहा है. ठीक है, सेकेंड वैल्यू बोल रहा है फॉर एवरी ट्यूपल ts in S there is a tuple tr in R satisfying both of the following. क्या क्या फॉलो करना है, tr of S is equals to ts of S, मतलब ये जो पर्टिकुलर a और a है ये क्या होनी चाहिए, वैल्यूज मेरी मैच करनी चाहिए. मतलब a की जो वैल्यूज है इनमें इस a की वैल्यू से मैच करेगा, मतलब एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज इन a in small s is same as कैपिटल A इन स्मॉल r. सेकेंड बोलता है tr ऑफ r माइनस एस इज इक्वल टू t, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है t वो किस में से आएगा, tr ऑफ r माइनस एस से आएगा. tr ऑफ r माइनस एस मीन्स रिजल्ट जो आएगा वो मेरा b से ही आएगा. क्लियर है? सो वी कैन डिफाइन द डिवीजन ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस. दैट मीन्स डिवीजन इज ऑल्सो नॉट द बेसिक ऑपरेटर ऑफ रिलेशन अलजेब्रा. ठीक है. अच्छा, अब हमने जो रीनेम ऑपरेशन पढ़ा था, रीनेम ऑपरेशन इज एन बेसिक ऑपरेशन, क्योंकि मैं उसको किसी और से डिराइव नहीं कर सकता. क्लियर है? तो एग्जाम में 6 बेसिक ऑपरेशन पूछता है, तो उसमें सबसे पहला आप लिखेंगे सिग्मा, दूसरा लिखेंगे पाई, तीसरा लिखेंगे आप आर यूनियन एस, चौथा लिखेंगे आप आर माइनस एस. ठीक है, पांचवा लिखेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट किया था आपने आर क्रॉस एस, एंड 6th वन इज योर रीनेम ऑपरेटर डिनोटेड बाय रो. ये तो आपके 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं. बाकी सभी ऑपरेशन जो है वो सारे के सारे क्या हैं, डिराइव्ड ऑपरेशन है. ठीक है, मतलब उनको मैं दूसरे ऑपरेशन से डिराइव कर सकता हूं. क्लियर है? सो वी कैन डिराइव द डिवीजन ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस. इन फंडामेंटल ऑपरेशन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइनस यूज कर रहा हूं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं. ठीक है, तो इन ऑपरेशन से मैं डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता हूं. क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. सो कंसीडर वी हैव सम रिलेशंस ए बी सी एंड डी. ठीक है, रिलेशन ए कंटेन्स 2 एट्रीब्यूट्स एक्स एंड वाई. क्लियर है? दैट मीन्स इसका जो स्कीमा होगा, ठीक है, अगर मैं इसको कैपिटल आर टर्म करता हूं तो स्कीमा क्या है मेरे पास, एक्स एंड वाई. इस बी में मेरे पास जो स्कीमा है इसको मैं कैपिटल एस टर्म करता हूं तो मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाई. ठीक है, अब मैं अगर a डिवाइड बाई बी करता हूं तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो r माइनस एस से मिलेगा, मतलब जो स्कीमा होगा वो r माइनस एस होगा. तो r में एक्स वाई था, s में y था, तो एक्स वाई माइनस फाइव मेरे को जो रिजल्ट बचेगा वो मिलेगा x. अब x कैसे बचेगा वो देखते हैं. y2 की यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4. ठीक है, ये y2 यहाँ पे इस y में 4 बार मैच कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी x1 x2 x3 x4. ये आ रही है x1 x2 x3 एंड x4. क्लियर है? सो दिस इज डिवीजन ऑपरेशन. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. सी में मेरे पास फिर से क्या है, y है, मतलब कैपिटल एस में मेरे पास क्या है, अगेन y है.
अगर मैं a डिवाइड बाई c करता हूं तो r माइनस एस से मिलेगा, r माइनस एस मीन्स एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, अगेन मेरे को x की वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी वो देखते हैं। एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ y2 एंड y4 इज टेकन केयर ऑफ। तो अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, क्लियर है, और यहां से मैं अब कॉम्बिनेशन ट्राई करूं तो y2 y4 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये एक तो मुझे मिल रहा है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये y2 y4 मिल रहा है। इसमें कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, x1 एंड x1। तो यहाँ पे x1 मेरी वैल्यू क्या आ रही है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये y2 है, ये y4 है। तो यहाँ पर है x1, यहाँ पर x4, कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर y2 y4 देख रहे हैं, तो यहाँ पर x2 और x1 है, कॉमन नहीं है। फिर हम ले रहे हैं ये y2 ये y4, तो x2 एंड x4 है, कोई कॉमन नहीं है। फिर ले रहे हैं ये y2 और ये y4, तो y2 y4 में x3 है x1 है, कॉमन नहीं है। फिर ये y2 y4 में दे रहे हैं तो x3 एंड x4 कोई कॉमन नहीं है। फिर ले रहे हैं y2 y4 x4 एंड x1, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हम ले रहे हैं y2 एंड y4, तो यहाँ पे एक वैल्यू कॉमन है, वो है x4, तो रिजल्ट आ रहा है मेरा x4। क्लियर है, तो रिजल्ट कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिजल्ट कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड रिलेशन में आ जाते हैं। थर्ड रिलेशन मेरे पास क्या है, अगेन एस, कैपिटल एस में एक ही एट्रीब्यूट है, वो है वाई। ठीक है, अगर मैं a डिवाइड बाई b करता हूं तो अगेन r माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, मेरे को जो रिजल्ट बचेगा वो x बचेगा। यही मेरे पास x एट्रीब्यूट बच रहा है। अब y1 y2 y4 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो y1 y2 y4, तो x1 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 एक ही वैल्यू मेरे को कॉमन मिल रही है, वो है x1। बाकी कॉम्बिनेशंस भी आप ट्राई करेंगे, आपको कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिलेगी। क्लियर है, तो अब ये जो मिल रहा है ये x1 वैल्यू मिल रही है, मतलब x1 में ये सारे कॉम्बिनेशंस को मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो x1 y1 x1 y2 x1 y3, मतलब x एक ऐसी वैल्यू है जिसमें सारी y वैल्यूज क्या हो रही हैं, इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेशन वही वर्क करता है कि उसमें सारी, मतलब ऑल नाम का या एवरी नाम का कोई वर्ड रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपका डिवीजन ऑपरेशन वर्क करता है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास वापस डिवीजन ऑपरेशन कैसे जनरेट हुआ वो भी देखते हैं। ये मेरा रिलेशन R था, ये रिलेशन S था। रिलेशन R में दो एट्रीब्यूट्स हैं ए बी, रिलेशन S में दो एट्रीब्यूट है सी एंड डी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, तो ए बी R से आएगा, सी डी S से आएगा, और ये 1 2 5 6 1 2 7 8 आएगा, 3 4 5 6 3 4 7 8, 2 into 2, ये टोटल क्या हो रही है, 4 वैल्यूज क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, सो इफ दिस इज कंसिडर्ड एज टी, ठीक है, तो अगर मैं इस टी को यहां रखता हूं और इस टी से मैं इस एस को डिवाइड करता हूं तो मुझे आर बचेगा, ये आर का ही रिजल्ट मिल रहा है मुझे 1 2 3 4। ठीक है, और अगर इस टी से मैं आर को डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या बचेगा, यहाँ पे मुझे बचेगा एस। ठीक है, यही मेरा एस 5 6 7 8 बच रहा है। क्लियर है, अब इन कॉम्बिनेशन को आप इसमें से डिवाइड करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 के जितने भी कॉम्बिनेशन है, तो 1 2 3 4 का एक कॉम्बिनेशन ये है, इसमें 5 6 वैल्यू कॉमन मिल रही है। एक 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन ये है, 5 6 7 8 मिल रहा है। एक 1 2 3 4 वाला ये मिल रहा है, यहाँ 7 8 5 6 मिल रहा है। फिर एक 1 2 3 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे 7 8 कॉमन मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको क्या बोल रही है, यहाँ पर मिल रही है। क्लियर है, तो ये वर्क करता है कुछ इस तरह डिवीजन ऑपरेशन। मतलब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद उसमें से किसी एक रिलेशन को डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसमें से अगर मैं r डिवाइड करूं तो s बचेगा, अगर मैं s डिवाइड करूं तो मेरे पास r बचेगा। क्लियर है, ये इसी तरह क्या हो रहा है, इस डिवीजन ऑपरेशन को डिराइव किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी क्वेरी में कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज ब्रांचेस इन विच ऑल द प्रोजेक्ट्स आर रनिंग। तो ऐसी ब्रांच निकालनी है जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं प्रोजेक्ट में से p नंबर। तो प्रोजेक्ट में से p नंबर निकाल रहा हूं, तो ये वैल्यूज मेरी क्या हो रही है, प्रोजेक्ट हो रही है।
अब इसमें जो वैल्यू सेट आ रहा है वो आ रहा है 121, 122, 123, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं ब्रांच और प्रोजेक्ट नंबर से, मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं इस ब्रांच और प्रोजेक्ट नंबर के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो मैंने ब्रांच कॉमा पी नंबर डिवाइड बाई पी नंबर किया है, तो आउटपुट में मेरे को ब्रांच बचेगा, ठीक है। मतलब आर माइनस एस बचेगा, तो आर माइनस एस, आर मेरे पास ब्रांच और पी नंबर था, एस में मेरे पास पी नंबर था, ठीक है। जब मैंने माइनस किया तो मेरे को सिर्फ ब्रांच बचा, ठीक है। अब ये 121, 122, 120 कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन मुझे ये मिल रहा है, इस कॉम्बिनेशन में सीएससी 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 कॉमन मिल रहा है, वही मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है? सो दिस इज डिवीजन ऑपरेशन। क्लियर है? तो अब ये डिवीजन ऑपरेशन की जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं, वो एसक्यूएल क्वेरीज जो हैं थोड़ी सी टिपिकल हैं। 4 टाइप से मैं उसको क्या कर सकता हूं, 4 टाइप से मैं डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता हूं एसक्यूएल में। ये मेरी पहली क्वेरी है, ये मेरी सेकंड क्वेरी है, ये मेरी थर्ड क्वेरी है, और ये मेरी फोर्थ क्वेरी है, ठीक है। 1 बाय 1 इनको हम एसक्यूएल में डायरेक्टली रन करके देखते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, रन करने के बाद आउटपुट जस्टिफाई करने के बाद इन क्वेरीज को हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं हम। कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये मेरे पास कुछ जो आउटपुट आ रहा है वो मेरा ठीक नहीं आ रहा है, मुझे जो एग्जैक्ट चाहिए। ये भी अलग है। ये देखिए, अब अगर मैं स्टूडेंट टेबल को देखता हूं तो स्टूडेंट टेबल मेरे पास जो है ये है, जो मेरी ओरिजिनल स्टूडेंट टेबल थी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसी ब्रांचेस जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट्स टेबल भी देखनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट मेरे पास जो है वो 3 ही है, 121, 122, 123। ये मुझे प्रोजेक्ट टेबल से मिला मुझे यहाँ पर। क्लियर है? काम करते हैं, ये भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरे क्या है, प्रोजेक्ट्स हैं 121, 122, 123, ठीक है। और इन 121, 123, 123 में जो भी ब्रांचेस है मुझे क्या करना है, वो ब्रांचेस को क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट, ईडी कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, मुझे डिस्प्ले करना है ब्रांच, तो मैं लिख रहा हूं डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट को मैं कर दे रहा हूं S1। तो मैं लिख रहा हूं वेयर नॉट एग्जिस्ट। तो नॉट एग्जिस्ट क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, क्या करता है, एग्जिस्टेंस चेक करता है इनर क्वेरी का। तो मैं लिखता हूं वेयर नॉट एग्जिस्ट, और फिर मैं लिखता हूं सेलेक्ट, और यहां पे मैं लिखता हूं, मैं स्टार लिख देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, और उसको कर देता हूं मैं P, ठीक है। और P करके लिखता हूं अगेन वेयर नॉट एग्जिस्ट, और फिर से मैं स्टार्ट करता हूं, मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट S2 वेयर, ठीक है। मैंने क्या किया, एक के अंदर मैंने 3 बार क्या किया, नेस्टिंग की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं S1 डॉट P नंबर दैट इज इक्वल टू S2 डॉट P नंबर, ठीक है। मतलब मुझे ऐसी ब्रांचेस चाहिए, सॉरी, S1 डॉट ब्रांच that is equals to S2 dot branch and S2 dot P number that is equals to P dot P number। क्लियर है? तो ये कोरिलेटेड क्वेरी है। ये कोरिलेटेड क्वेरी कैसे काम कर रही है वो देखते हैं। अभी इसका आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है CSE। तो CSE ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें 121, 122 और 123 तीनों के तीनों प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, 10।
क्लियर। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो 121, 122, 123 का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मुझे CSE, CSE और CSE ही दिख रहा है, इसलिए आउटपुट यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है CSE। क्लियर है। अब इसकी अल्टरनेट क्वेरी देखते हैं। अल्टरनेट क्वेरी में क्या कर रहा हूं, इस एग्जिस्ट में मैं क्या कर रहा हूं, अंदर मैं स्टार लगाऊं या अंदर मैं ब्रांच लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जिस्ट में हम पढ़ चुके हैं कि एग्जिस्टेंस ही चेक करता है वो इनर क्वेरी का एग्जिस्टेंस। यहाँ मुझे सपोज मैं यहाँ पे पी नंबर लिखूं या पी नेम लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है इनर क्वेरी का। इनर क्वेरी में कोई भी रो जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें आउटपुट जनरेट करना है, अदरवाइज आउटपुट जनरेट नहीं करना है। क्लियर है। अब ये क्वेरी वर्क कैसे कर रही है वो देखते हैं। वापस आ जाते हैं पीपीटी में, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा S1 टेबल भी है और ये मेरा S2 टेबल भी है। क्लियर है। तो S1 टेबल भी यही है, S2 टेबल भी यही है। अब मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट S1। तो S1 से ले रहा हूं और मैं लिख रहा हूं कोरिलेटेड क्वेरी। कोरिलेटेड क्वेरी कैसे पता चली मुझे, क्योंकि मैं अंदर S1 को S1 डॉट ब्रांच और इस P को अंदर मैं क्या कर रहा हूं, रेफर कर रहा हूं, कोरिलेट कर रहा हूं। ये कोरिलेटेड क्वेरी है। तो पहले S1 की पहली वैल्यू अंदर गई, पहले S1 की जो पहली रो थी उसका जो ब्रांच वैल्यू था वो क्या था, CSE था। ठीक है। ये अंदर गई, अंदर में हमने लिखा सेलेक्ट P नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में अब 3 वैल्यूज हैं, इसकी भी पहली वैल्यू लिए अंदर गए। तो पहली वैल्यू 121 थी, तो 121 अब इनकी S2 की सारी वैल्यू से मैच करेगा। तो 121 121 दो बार मैच करेगा, दो बार मैच कर रहा है। ठीक है। ये 121 121 दो बार मैच कर रहा है, फिर ब्रांच ब्रांच मैच करेंगे। तो ये CSE और इसका भी CSE मैच करेगा, यहाँ पर CSE और यहाँ पे उसका IT ये मैच नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि CSE एक बार मैच कर रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है। फिर इसका 122 अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 122, फिर 122 उसके 6 बार मैच करेगा, तो 2 ही बार मैच करेगा। 2 बार मैच करने से क्या होगा कि 120 122 2 बार मैच करेगा, तो CSE और मैच आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे अंदर जो मैं CSE ले गया था, CSE मैच कर रहा है, मतलब इसका भी CSE का आउटपुट आ रहा है CSE। ठीक है। फिर 123 को देख रहा हूं मैं, मतलब इसमें से जो 123 अंदर गया, 123 भी 6 टाइम से मैच करेगा, तो 2 बार मैच करेगा, फिर CSE मैच करेगा, तो फिर से आउटपुट आएगा CSE। कहने का मतलब कि इसके तीनों वैल्यू के लिए यहाँ पर ब्रांच CSE आ रही है, अंदर वो जनरेट हो रही है, मतलब ये मेरा P नंबर्स मेरे को क्या करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है। ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ये नल सेलेक्ट करेगा, ये नल सेलेक्ट करेगा, तो इस ब्रांच को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, मतलब ये CSE मेरा आउटपुट में आएगा। क्लियर है। मतलब इनमें से एक बार CSE 121 में CSE, 122 में CSE, 123 में CSE, तीनों बार में मेरे पास क्या हो रही, नॉट नल वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, नॉट नल वैल्यूज मिल रही है, और मैं यहाँ पे लिखा हूं नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट लिखा हूं, मतलब अंदर मुझे एग्जिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए, जबकि अंदर एग्जिस्टेंस मिल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये 121 122 123 ये तीनों क्या करेगा, नहीं लेगा। तो इसका मतलब है कि तीनों में ये नल दिखाएगा। और इस नॉट एग्जिस्ट में हम देख रहे हैं कि अंदर अगर नल है तो अब मतलब अंदर एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब उस ब्रांच को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो ये आ रहा है मेरा CSE। क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी रो ले जाएंगे तो वो भी डिस्प्ले करेगा, तीसरी रो जाएंगे तो भी डिस्प्ले करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने यहाँ पे लगाया डिस्टिंक्ट, ताकि CSE की रो जो है एक ही बार डिस्प्ले करे, 3 बार डिस्प्ले ना करे। ठीक है। फिर जब IT जब अंदर जाएगा, तो IT का जो प्रोजेक्ट नंबर है वो है 121, तो यहाँ पर जो S1 का जो ब्रांच जाएगा वो जाएगा IT, और S2 का जो P नंबर है वो देखते हैं, तो वो आएगा आपका यहाँ पर 121 122 123। तो 121 मैच करेगा, यहाँ पर आएगी ब्रांच IT भी ब्रांच मैच करेगी, IT तो आ रहा है। ठीक है। फिर जब 122 अंदर जाएगा, तो 122 121 से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, 122 121 से मैच नहीं कर रहा है, 122 से मैच कर रहा है,
लेकिन अब वो 120 टू 122 मैच करने के बाद ब्रांच अगर मैं मैच करूं तो आईटी के साथ यहाँ पे मैक है, ये मेरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो जा रही है। ठीक है, 121 के केस में ट्रू हो रही है, लेकिन 122 के केस में फॉल्स हो जा रही है, और 123 के केस में भी फॉल्स हो जा रही है। मतलब अंदर मुझे एक वैल्यू मिल रही है, बस तीनों के लिए वैल्यू नहीं मिल रही है। तीनों के लिए वैल्यू नहीं मिल रही मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका एग्जिस्टेंस नहीं मतलब ये एग्जिस्टेंस में आएगा, और ये एग्जिस्टेंस में आएगा मतलब इस आईटी को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना है। क्लियर है? तो ये वर्क कर रहा है ऐसा मेरा डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, फिर सेकंड सिंटेक्स हम देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ नॉट एग्जिस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको लगा दे रहे हैं नॉट इन। ठीक है, मतलब ये जो नॉट एग्जिस्ट है इसकी जगह मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट इन, और नॉट इन करके मुझे यहाँ पे अब बताना पड़ेगा क्या नॉट इन करना है मुझे। ठीक है, तो वेयर पी नंबर नॉट इन, और यहाँ पे अब मुझे अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे अंदर पी नंबर को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं पी नंबर को पी नंबर से मैच कर रहा हूं। क्लियर है? तो देखिए अभी भी आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, CSE आ रहा है। ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ऐसे वैल्यूज को नहीं ले रहा हूं जो अंदर मैच कर रहा है। दिस इज द सेकंड वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग योर डिवीजन ऑपरेशन। ये सेम यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है। थर्ड है कि आप माइनस कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए मतलब ये जो नॉट इन किया था मैंने, नॉट इन की जगह मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। अब मैं यहां से माइनस कर देता हूं, माइनस करके अब मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट पी वेयर, और वेयर करके मैं पी नंबर नॉट इन कर दे रहा हूं। क्लियर है? तो इस केस में मेरा क्या होगा, आउटपुट जो आएगा वो आएगा CSE। इसमें नॉट, यहाँ पे अगर माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे ये मैच होना चाहिए शायद, है ना, यहाँ पे ये मैच होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अंदर क्या लगाया, अंदर मैंने ज्वाइन लगाया है, सिंपल सा एक तो ज्वाइन लगाया है। ठीक है, मतलब ये और अंदर सब क्वेरी नहीं जाएगा, ये यहीं पे ज्वाइन परफॉर्म करेगा। मतलब इस S और यहाँ पे जो स्टूडेंट S2 है, ये मैंने आप यहाँ पे मैच किया, मैच करके मैंने क्या किया, जो भी मैच हो रहा है उसको मैं माइनस कर दे रहा हूं। ठीक है, इसमें एक ज्यादा लग गया है, एक कम करना पड़ेगा। अगेन पी नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो पी नंबर, हाँ पी नंबर दोनों में है, दोनों में है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। यहाँ मैंने सिंटेक्स में लिखा है कि नहीं, यहाँ मैंने लिखेगा S2 डॉट पी नंबर लिखा है, तो या तो आप S2 डॉट पी नंबर करें या तो P डॉट पी नंबर करें। ठीक है, तो P डॉट पी नंबर कर दे रहा हूं मैं। तो देखिए अभी भी क्या आ रहा है, आउटपुट सेम आ रहा है। तो ये तीनों जो तरीका था ये मैंने कोलेटेड क्वेरी से बनाया। ठीक है, फोर्थ जो है वो सबसे इजी है कि आप डायरेक्टली काउंट निकाल लो, और उतने काउंट के वैल्यूज की आप क्या कीजिए, ब्रांच निकाल लीजिए। मतलब मुझे निकालना है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच, या सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, सॉरी, ग्रुप बाय ब्रांच। ठीक है, मैं ब्रांच निकाल रहा हूं और ग्रुपिंग भी ब्रांच से ही कर रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, करने के बाद अच्छा हाँ, मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं भी लगा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, कि मैं ग्रुप कर रहा हूं तो वो डिस्टिंक्ट ही करेगा। ठीक है, हैविंग काउंट ऑफ पी नंबर इन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट काउंट ऑफ पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट में मेरे पास कितने वैल्यूज हैं, उतनी वैल्यूज का ग्रुप करके अगर मेरे को निकल रहा है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अगर मैं ये आधी क्वेरी एग्जीक्यूट करूं, मतलब मैं लिखूं ब्रांच कॉमा काउंट ऑफ पी नंबर फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ब्रांच,
तो ये बता रहा है कि आईटी में एक ही प्रोजेक्ट है, सीएससी में भी एक ही प्रोजेक्ट है, सॉरी ईटीसी में एक ही प्रोजेक्ट है, सीएससी में 3 प्रोजेक्ट हैं और मैक में 1 प्रोजेक्ट है। और अगर मैं काउंट निकालूं कि मेरे पास टोटल प्रोजेक्ट कितने हैं, तो वो निकालूंगा काउंट ऑफ पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो यही क्या कर रहा हूं मैं, इस 3 को इस 3 से मैच कर रहा हूं और जो भी मेरे को ब्रांच मिल रही है वो ब्रांच में क्या कर दे रहा हूं, डिस्प्ले कर दे रहा हूं कि जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं वो यही ब्रांच है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑपरेशन बोथ इन अलजेब्रा एज वेल एज एसक्यूएल। अब इसकी एक और क्वेरी मैंने यहाँ पे बताई है कि डिस्प्ले दी सेमेस्टर वैल्यू इन विच ऑल द प्रोजेक्ट्स आर रनिंग। तो थर्ड सेमेस्टर में देखें 121 भी है, थर्ड सेमेस्टर 122 भी है, थर्ड सेमेस्टर 123 भी है। तो ये आउटपुट आपको मिल रहा है 3। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी मैंने एक ही तरफ से बनाई है, उसमें बाकी एसक्यूएल क्वेरीज में भी आप पी नंबर की जगह क्या करेंगे, सेम कर देंगे, तो आपकी क्वेरी जो है चेंज हो जाएगी। लेकिन अलजेब्रा में आपको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रा में आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, कि पी नंबर को पी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो बच जो रहा है वो बच रहा है मेरे पास सेमेस्टर। क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते ना कि आप लिखें स्टूडेंट डिवाइड बाई पाई ऑफ पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, सेमेस्टर है, ब्रांच है, मार्क्स है और पी नंबर है। और यहाँ पे मैं पी नंबर निकाल रहा हूं तो पी नंबर डिवाइड हो जाएगा, आउटपुट में पूरा ये निकालना पड़ेगा। तो इस केस में मेरे को एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, नो रोज जनरेटेड आएगा। क्यों? क्योंकि एक भी वैल्यू यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगी, 1 1 1 1 कोई भी रिपीटेड आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा तो वो डिस्प्ले करेगा। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वैल्यू चाहिए आपको निकलनी है सेमेस्टर वैल्यू जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको यहाँ पे सेम के साथ पी नंबर और पी नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के पी नंबर को। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑपरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट ऑपरेशन विच इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर डिनोटेड बाय एरो। ठीक है, बैक एरो, ये आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की नीड हमें कब पड़ती है, ये बता रहा है कि इट इज कन्वीनियंट एट टाइम्स टू राइट रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन by assigning parts of it to temporary relation variables। मतलब मुझे क्या करना है, कई बार टेम्पररी रिलेशन वेरिएबल्स बना के और बड़ी क्वेरी को क्या करना है, छोटी छोटी क्वेरीज में डिवाइड करना है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिवीजन ऑपरेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। मतलब जो डिवीजन ऑपरेशन को मैंने जो डिफाइन किया है यहाँ पर, ये जो डिवीजन ऑपरेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या कर रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पाई ऑफ आर माइनस एस फ्रॉम आर, इसको मैं असाइन कर रहा हूं टेम्पररी 1 में। ठीक है, फिर इस टेम्पररी 1 को मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं एस से, माइनस करके कुछ कर रहा हूं और उसका पाई निकाल रहा हूं, उसको मैं टेम्पररी 2 में असाइन कर रहा हूं और फाइनली मैं टेम्पररी 1 माइनस टेम्पररी 2 कर रहा हूं। तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, जो फाइनल रिजल्ट है वही मेरा क्या है, आउटपुट में आएगा आर डिवाइड बाई एस में। क्लियर है? तो ये क्वेरी और ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है, ये दोनों क्वेरी आपकी जो है वो सेम है। क्लियर है? तो अगर आप नवाते की बुक में आप देखें तो नवाते की बुक में आपको हर क्वेरी को जो समझाया है एग्जाम्पल में, वो 2 3 3 क्वेरी में डिवाइड कर करके समझाया है। क्लियर है? जबकि कोर्स में क्या करता है, पूरी की पूरी बड़ी की बड़ी क्वेरी लिख देता है वो, और उसमें आखिरी में ये समझाया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसके हम बाद में तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको सारे क्वेरीज को तोड़ के वो नहीं समझाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो मैंने सेल्फ ज्वाइन यूज किया था, ठीक है, तो ये सेल्फ ज्वाइन अब मैंने यूज किया था, तो सेल्फ ज्वाइन में मैंने ये क्या किया था, मैंने मिनिमम मार्क्स वाली रोज निकाली थी, हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अगर इसको मैं असाइनमेंट ऑपरेटर से निकालना चाहूं तो मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टूडेंट में से मिनिमम मार्क्स निकाले और मिनिमम मार्क्स को मैं क्या कर रहा हूं, रिनेम कर दे रहा हूं एमएम से। ठीक है, जो भी मिनिमम मार्क्स आ रहा है उसको मैंने क्या किया, रिनेम कर दिया एमएम से, इसको मैं असाइन कर दे रहा हूं R1 में। फिर इस R1 को मैं ज्वाइन कर रहा हूं स्टूडेंट से, तो इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, स्टूडेंट में से मिनिमम मार्क्स निकाल रहा हूं तो मिनिमम मार्क्स में निकलेगा मेरा 40 और 40 को क्या कर दिया मैंने रिनेम कर दिया एमएम से। ठीक है, तो ये मेरी हो गई टेम्परेरी रिलेशन जिसका रहा है नेम मेरा R1। ठीक है, अब इस R1 को मैं स्टूडेंट से
क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो 40 40 40 50 40 55 40 65 40 40 40 और 90 40 मेरा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूं मार्क्स इज इक्वल टू mm, तो ये मार्क्स इज इक्वल टू mm, मार्क्स इज इक्वल टू mm, दो टाइम्स मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। तब मैं क्या कर रहा हूं, उसके नेम्स को क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो नेम्स मुझे मिलेंगे राम एंड रिंकी, तो ये रिजल्ट में जो आउटपुट आएगा वो आएगा राम एंड रिंकी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को अगर मुझे एसक्यूएल में परफॉर्म करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा वेयर, सॉरी विथ क्लॉज, ठीक है। विथ क्लॉज में हम क्या लिख रहे हैं, विथ R1s, और s करके मैं क्या कर रहा हूं, जो भी टेम्पररी क्वेरी है, जो क्वेरी है उसको मैं क्या कर रहा हूं, असाइन कर रहा हूं R1 में, और फिर तुरंत उसके बाद में लिख रहा हूं सेलेक्ट एसनेम फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा R1 वेयर मार्क्स इज इक्वल टू mm। अगर इस क्वेरी को मैं यहां से कॉपी करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊं आपको, तो ये आपको सेम मिनिमम मार्क्स वाली क्वेरी का आउटपुट देगी। देखिए ये आपको राम एंड पिंकी दिखा रहा है आउटपुट में, ये वही राम और यहाँ पे रिंकी दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे शायद डेटाबेस में रिंकी पिंकी उल्टा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले रिंकी है फिर पिंकी है, यहाँ पर भी पहले रिंकी है पिंकी है, लेकिन पहले 40 है फिर 90 है, यहाँ पर पहले 90 और फिर 40 रखा हुआ है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि ये मिनिमम मार्क्स वाला आपका आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये अभी मैंने क्या किया है, इस कैलीग्राफिक जी को मैंने रो से रीनेम किया है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ जो टेम्पररी रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं वहां भी रीनेम कर सकते हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। मतलब स्टूडेंट में से मैंने मिनिमम मार्क्स निकाला, इसको मैंने R1 से रीनेम किया और इस मिनिमम मार्क्स को MM से रीनेम किया, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेकंड क्वेरी है उसमें मैं मार्क्स इज इक्वल टू MM करके क्रॉस जॉइन परफॉर्म करके सिलेक्शन लगा रहा हूँ मार्क्स इज इक्वल टू MM, और उसमें से मैंने स्टूडेंट नेम को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अगर इस सेम क्वेरी को यहाँ पे लिखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा, विथ, और विथ करके मेरे को एक रिलेशन देना पड़ेगा, और रिलेशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम को भी क्या कर रहा हूँ, मैं रीनेम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो R1 से तो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेरी को, ये जो क्वेरी आ रही है, इस क्वेरी का जो भी आउटपुट आ रहा है उसको मैंने क्या किया, R1 से रीनेम किया है, मतलब असाइन किया R1 में, और इसको मैंने रीनेम कर दिया है MM से, ठीक है। तो यहाँ जो SMM लिख रहे थे उसकी जगह मैंने यहाँ पे MM कर दिया है। बाकी क्वेरी मेरी सेम है। मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा के इसको रन करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे भी आउटपुट आपको जो है वो वही आउटपुट आ रहा है, राम एंड पिंकी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो विथ क्लॉज में समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर सेमीकोलन नहीं देना है। क्लियर है? यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना है कि आपने जो टेम्पररी रिलेशन है उसको आपने असाइन कर दिया R1 से और सेमीकोलन दे दिया और उसके नीचे आप फिर से लिख रहे हो, तो इसमें आएगा एरर। क्लियर है? प्लस आप चाहें तो विथ क्लॉज करके एक से ज्यादा रिलेशंस को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप ऐसे ऐसे करके 3-4 विथ करके लगा सकते हैं। मतलब एक को आपने R1 बनाया, एक को आपने R2 बनाया, एक को आप R3 बनाया, और फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन तीनों को क्या कर रहे हैं, आप R1 R2 R3 करके ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसी क्वेरीज आपको कोर्स की बुक में मिल जाएगी, या कहीं पे आपको किसी किसी बुक में ऐसे मल्टीपल विथ क्लॉसेस वाले मिलेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल विथ क्लॉसेस मतलब मैंने पहले इसको रिनेम किया इसमें, इसको रिनेम किया इसमें, इसको रिनेम किया इसमें, और फिर इन टेम्पररी रिलेशंस को मैं एक साथ वर्क कर रहा हूँ। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट ऑपरेटर। अब किसी को डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज रिलेशनल अलजेब्रा यहां पर खत्म। एनी डाउट? एनी डाउट? किसी को डाउट है?